तो क्या पश्चिम नागपुर के मुसलमानों के पास में इतनी ज़्यादा कमजोरी थी कि गडकरी साहब की ज़मीन के बाद ही मुर्दे दफन होने वाले जब तक नहीं हुए? पश्चिम नागपुर के मुसलमानों ऐसा उनके जो पीके है वो कह रहे हैं। नहीं, उनके जो भी शख्स हैं जो बयान दे रहे हैं, बीच में मैंने सुना था कि 5 एकड़ कब्रिस्तान गडकरी साहब ने अलॉट किए, तो जगह बताए ना कहाँ है 5 एकड़। हाँ, वो ये तो सवाल बनता है, आपको पूछना चाहिए, आप पूछिए उनसे आप कहाँ बनता है। अरे वो हमारे सामने आने ही नहीं चाह रहे ना, वो तो हमको इंटरव्यू 5 एकड़ जगह बताइए तो कहाँ है। हम तो चाह रहे हैं, हम तो कितनों से खबर भेज दिए कि भाई हम खालिद खान साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं, आए वो हमारे सामने स्टूडियो में बैठे हमारे सवालों के जवाब दे। तो 5 एकड़ जगह उससे पूछ लीजिए, क्योंकि वो जितना मुसलमानों के लिए करने की बात कर रहे हैं तो हम भी तो जानना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। 5 एकड़ जगह कोई कब्रिस्तान की पश्चिम नागपुर में अलॉट हुई नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण का चुनाव, जिसमें नागपुर शहर के भी मतदाता जो है मतदान करने जाने वाले हैं। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में नागपुर शहर से जो उम्मीदवार है, एक है माननीय श्री नितिन जी गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और दूसरे है विकास भाऊ ठाकरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो हम जैसा कि हर एक उम्मीदवार से जुड़े हुए लोग और उनके कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उम्मीदवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक गडकरी साहब का वक्त नहीं मिल पाया, इसलिए हम गडकरी साहब के साथ तो साक्षात्कार नहीं कर पाए और ना ही उनसे जुड़े हुए माइनॉरिटी के जो सर्वे सर्वा बने हुए हैं इस वक्त, वो हमारे इनविटेशन को कबूल नहीं कर रहे, वो हमारे स्टूडियो आना नहीं चाह रहे और वो हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे, इसलिए हम आपके सामने उनका इंटरव्यू पेश नहीं कर पाए। लेकिन जिन जिन के हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं वो आपके सामने हम रखते जा रहे हैं ताकि आप अपने चुनाव के दिन चुनाव करने से पहले चुनाव का चुनाव कैसे किया जाए इसके लिए तैयार हो सके। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाता हूँ। इन शख्सियत का नाम है ओवैस कादरी। ओवैस कादरी साहब जो है पिछले तकरीबन 20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेताओं में से, कर्मठ कार्यकर्ताओं में से भी है। मौजूदा वक्त में ओवैस कादरी साहब जो है वो जोनल चेयरमैन है माइनॉरिटी सेल नागपुर के। ओवैस कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपने हमारे शो में हमारे स्टूडियो आने की जहमत उठाई और वक्त दिया, ख़ास तौर से अभी चूँकि आप लोग के लिए बहुत क्रूशल टाइम है, आखिरी का समय है, उसके बीच भी आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवैस भाई, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके ऊपर पश्चिम नागपुर के होने के नाते पश्चिम नागपुर के वोटरों तक पहुंचना और वोट निकालने की जिम्मेदारी, आप लोग इस पे कैसे काम कर पा रहे हैं? देखिए, जो जहाँ तक पश्चिम नागपुर का सवाल है, पश्चिम नागपुर में पिछले 4.5 सालों से जी, जब से हमारे जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं विकास ठाकरे साहब जो यहाँ के आमदार हैं, जब से आमदार बने हैं, तो उनका जो वर्किंग है जी, उन्होंने जो यहाँ पश्चिम नागपुर में काम किया है जी, वो खुद अभी ये बोलता है कि विकास किसको कहते हैं जी। आप जाके देखें कि हम अगर विकास की डेफिनेशन दें कि आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं जी, तो जो लोगों की बेसिक चीज़ें होती हैं जी, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोड की ज़रूरत है, रोड की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है जी, तो ये चीज़ें पिछले 4-4.5 सालों में विकास ठाकरे जी ने जिस तरीके से पश्चिम नागपुर के इलाकों में, पश्चिम नागपुर का एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें कई बहुत से नए इलाके जुड़े हैं जी, हम देखेंगे, और उसमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी थी जिसको तकरीबन मैक्सिमम, यानी हम ये कह सकते हैं कि 70% के करीब विकास ठाकरे जी ने पिछले 4.5 सालों में उसको पूरी की है जी। और विकास ठाकरे जी की खास बात यह है, 2 कैंडिडेट है हमारे पास, एक नितिन गडकरी साहब हैं और एक विकास ठाकरे साहब हैं। तो विकास ठाकरे साहब की खास बात हमने ये देखा है कि वो उनके पास जाओ, कोई भी जाए, कोई भी, बहुत, एक तो सबसे आसान नेता के लिए सबसे आम जनता और नेता के बीच में गैप कम होना चाहिए जी, ये चीज़ हमने देखी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विकास ठाकरे जी का ऐसा है कि ये 24/7 कहते हैं, अगर कोई अवेलेबल रहते हैं जी। आप इस वक्त अगर फ़ोन करें, अगर वो बिजी हैं तो वो वापस फ़ोन करते हैं। तो हमको हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसा चाहिए कि जो हमारे टच में रहे और जो हमारी बात सुन सके जी। पिछले 4.5 सालों में विकास ठाकरे जी ने जो पश्चिम नागपुर के लोगों के दिल में जगह बनाई है जी, जिस तरीके से काम किए हैं, आप जाके जब लोगों से मिलेंगे तो खुद ही लोग ये बताएंगे कि विकास ठाकरे जी उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ओवैस भाई, गडकरी साहब का जो प्रचार तंत्र है वो तो ये कहता है कि नागपुर में गडकरी साहब के सिवा किसी ने कोई काम ही नहीं किया, सारे काम जो है वो गडकरी साहब ने अकेले ही किए हैं और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के काम किए, 1.5 लाख करोड़ कह रहे हैं वो,
छोटे मोटे बात फिगर की बात नहीं कर रहे, 500-400 करोड़ की बात नहीं कर रहे कहाँ हैं। की है, कोई काम बताएं तो। ये जो आपको रोड जो दिख रहे हैं, ये जिस वक्त विलासराव देशमुख की सरकार थी जब वो डेवलपमेंट किया गया है। जी, मेट्रो वो तो कह रहे हैं कि हमने बनाया। मेट्रो जो सैंक्शन हुआ है, मेट्रो जो था वो जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त का सैंक्शन है। यानी वो सैंक्शन बीजेपी के टेन्योर का नहीं है, 2014 के बाद का भी नहीं है, और स्टेट सरकारों का भी नहीं है। तो फिर गडकरी जी उसका क्रेडिट ले रहे हैं ना, तो फिर आप लोग कैसे उस क्रेडिट के सामने खामोश हैं? क्रेडिट ले रहे हैं वो अब और बोल रहे हैं कि इनके अलावा किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया है। आप बताइए ना, इनका और जो बेसिक है, कितने आपने रोड बना दिए जी, आपने अपने फंड से कितने लोगों को इलाकों को आपने पैसा दिया, और विकास ठाकरे का और उनका आप तुलना कीजिए ना जी। विकास ठाकरे ने अपने फंड के अलावा सरकार से भी और फंड लाया। अच्छा, जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, जैसा हमको एक सांसद या एक विधायक करता है, एक एमएलए करता है, वो काम विकास ठाकरे जी ने किया है। आप पश्चिम नागपुर में देखिए जाके ना, पश्चिम नागपुर के पश्चिम नागपुर में नितिन गडकरी जी का एक भी काम बता दीजिए ना आपको, या इस किस्म का जो काम है कि किसी का रोड बना दिए होंगे या किसी के उनके फंड से वो बताएंगे, बहुत कम आपको ऐसी जगह दिखेगी। यहाँ तो विकास ठाकरे जी का तो आपको हर मोहल्ले में चले जाइए। और इनकी खास बात यह है विकास ठाकरे जी की, एक मैंने बहुत खासियत देखा है, आप जो भी काम लेके जाएं वो उसको उन्होंने कभी नहीं बोला। उसको उन्होंने या तो जो भी मसला लेके गए उसका हल निकाला, या जो भी काम है, जो भी चीज है, उसको उन्होंने पूरी की है। जो वादा किया है उन्होंने वो पूरा किया है। ये उनकी खासियत है। और जहां आप उनको बुलाएं, जिस जगह बुलाएं वो पहुंच जाते हैं। तो हमको तो ऐसी एक नुमाइंदगी की जरूरत है जो आपके बीच में आ सके। तो 2019 के बाद से तो गडकरी जी भी यही कर रहे हैं ना, कि अगर 100 लोगों का प्रोग्राम है तो गडकरी जी को आप इन्विटेशन दीजिए, वो आ जाते हैं। 50 लोगों के प्रोग्राम में भी आ जाते हैं। इलेक्शन के वक्त घूम रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे? 2019 के बाद से हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं मैं, कि हम नॉन मुस्लिम सोसाइटी का तो नहीं बता सकता, लेकिन हमने माइनॉरिटीज़ के और अल्पसंख्यकों के प्रोग्रामों में उनको देखा है। किसी ने अगर 100 लोगों का कोई प्रोग्राम रखा है, किसी एनजीओ ने बोला कि साहब हमारा 100 लोगों का प्रोग्राम है, आपको आना है, तो वो दिल्ली से बाकायदा उस प्रोग्राम के लिए आते हैं, दिल्ली जाते हैं। ऐसा छोटे छोटे प्रोग्रामों में आकर के उन्होंने माइनॉरिटी के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। नहीं, छोटे प्रोग्राम में कोई भी नहीं आया। आप एक आध मिसाल दीजिए। मैं तो बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ आपको। छोटे प्रोग्रामों में कभी आते ही नहीं हो। और गडकरी साहब के माइनॉरिटी के छोटे प्रोग्राम में आने की बहुत सारी मिसालें दूंगा मैं आपको। पिछले 9 सालों में कितनी जगह है जी? पिछले सवाल ये होता है कि इलेक्शन के वक्त तो आप कहीं भी 1-2 आदमी आप बुला लेंगे तो आ जाएंगे। पिछले 9 सालों में तो नहीं बता पाऊंगा 9 सालों में कहाँ है, लेकिन पिछले 4.5 साल 5 साल का जो टेन्योर है, हर ईद को बब्बू होटल चौक पर आकर के मुनपुरे में लोगों से का अभिवादन लेते हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हैं। नहीं, देखिए, ईद पे आना, मुबारकबाद देना अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप मसले कितने हल कर रहे हैं? सवाल ये कि मसाइल हमारे क्या हाल हो? ये जो सवाल है मसाइल हमारे कितने आपने मैं थोड़ा सा इसमें माइनॉरिटी के, चूंकि आप जोनल चेयरमैन हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के, और उनके जो प्रचारक है माइनॉरिटी के अंदर में, नितिन गडकरी जी के प्रचारक तो बोलते फिर रहे हैं कि बस तुम काम बोलो, उंगली पे मैं उंगली ऐसे घसूंगा और काम हो जाएगा, गडकरी साहब काम करके दे देंगे। तो बताए ना एक आध काम किया। तो वो तो गिना रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि गडकरी साहब ने पश्चिम नागपुर, आप चूंकि आपका क्षेत्र है वहीं से शुरू करता हूँ, फिर एक एक काम आपको गिनाऊंगा उनके, कि वो कह रहे हैं कि पश्चिम नागपुर के मुसलमानों के पास तो अपने मुर्दे दफनाने को जगह नहीं थी, तो साहब ने जगह दे दी ताकि पश्चिम नागपुर के मुसलमान अपने मुर्दे दफना के उन पर एहसान कर सके उनके। तो क्या पश्चिम नागपुर के मुसलमानों के पास में इतनी ज्यादा कमजोरी थी कि गडकरी साहब की जमीन के बाद ही मुर्दे दफन होने वाले? नहीं, पश्चिम नागपुर के मुसलमानों ऐसा उनके जो पीके है वो कह रहे हैं। नहीं, उनके जो भी शख्स हैं जो बयान दे रहे हैं, बीच में मैंने सुना था कि 5 एकड़ कब्रिस्तान गडकरी साहब ने अलॉट किया। तो जगह बताए ना कहाँ है 5 एकड़ की हमको। हाँ, वो ये तो सवाल बनता है, आपको पूछना चाहिए, आप पूछिए उनसे, आप कहाँ बनता है। अरे वो हमारे सामने आना ही नहीं चाह रहे ना, वो तो हमको इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे। 5 एकड़ जगह बताइए तो कहाँ है? हम तो चाह रहे, हम तो कितनों से खबर भेज दिए कि भाई हम कारे खान साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं, आए वो हमारे सामने स्टूडियो में बैठे, हमारे सवालों के जवाब दे। तो 5 एकड़ जगह उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वो जितना मुसलमानों के लिए करने की बात कर रहे हैं, तो हम भी तो जानना चाह रहे हो, अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। 5 एकड़ जगह कोई कब्रिस्तान की पश्चिम नागपुर में अलॉट हुई नहीं है। ये मुझे ये याद है अवैस भाई के 2019 में गडकरी साहब का जो चुनाव के दौरान में एक पैम्पलेट उनके किसी मुस्लिम कार्यकर्ता ने शाये किया था। उस पैम्पलेट में भी उन्होंने नागपुर शहर के अलग अलग कब्रिस्तानों को इतने करोड़ की सब छाप दी थी, जबकि जब हमने वेरीफाई किया, कब्रिस्तान कमेटियों से बात किया, तो सारी की सारी बातें झूठ निकली। मेरे ख्याल से मेरे पास वो पॉम्पलेट आज भी है, तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अच्छा, उसमें उस वक्त भी ये चीज़ लिखी गई थी कि पश्चिम नागपुर के गोरेवाड़ा कब्रिस्तान को 65 लाख रुपए से गडकरी साहब ने सौंदर्यकरण का काम किया। तो 19 में जिस कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण का काम हो चुका है, आप 24 में पूछ रहे जगह कहाँ है?
नहीं तो उनसे पूछिए ना 5 एकड़ जगह कहाँ है। अरे तो हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे कि भाई 19 में वो अलाल एलानिया पॉम्पलेट छाप के बता रहे हैं मुसलमानों को कि हमने 65 लाख रुपए से सौंदर्यकरण किया गडकरी साहब ने। तो आप तो आज हमको शॉकिंग न्यूज दे रहे हैं आप वहां तो जगह ही नहीं है। नहीं 5 एकड़ नहीं है ना, 5 एकड़ जो बता रहे हैं वो 5 एकड़ जगह अगर 69 करोड़ कितना बता रहे हैं, 65 करोड़ 65 लाख कहाँ लगा है, 65 लाख उनसे 65 करोड़ किसी। देखिए पश्चिम नागपुर का मैं बताता हूँ, पश्चिम नागपुर में एक जगह रिजर्व की गई थी कई बरसों पहले। वो बरसों पहले बोले तो ये 14 के बाद में नहीं उससे भी पहले से रिजर्वेशन में डलती है। किसी कब्रस्तान को या किसी शमशान को या किसी भूमि को अगर हम जगह देते हैं तो उसको पहले लोकल बॉडीज में या इसमें रिजर्वेशन में डालना पड़ता है। हाँ, तो एक जगह थी 5 एकड़ का टुकड़ा घोड़ेवाड़ा के पास जी, वो आधी शमशान भूमि के लिए और आधी कब्रस्तान के लिए रिजर्व रखी हुई थी। थोड़ा सा हम और जानकारी इस पे चाहेंगे आपसे अवैस भाई कि एक जगह अलाउट की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का किसी का कोई रोल नहीं है। नहीं उस वक्त जो सरकारें थी जी, जब जो प्लान बनाया जाता है कि कब्रस्तान कैसे कहाँ होगा हाँ। वो एक प्लानिंग में होता है तो उसमें वो छोड़ी गई थी जगह हाँ। और वो काफी पहले की छूटी हुई है वो जगह हाँ। और वो जगह होने के बाद उसका फिर प्रोसेस हुआ, हम लोग भी उसमें थे, हमने कई लोगों को उसमें डिप्यूटेशन दिया, उस पर हुआ है। ये जो नई बात कर रहे हैं कि हमने 5 लाख हम गए अभी और उन्होंने 5 एकड़ का 5 लाख नहीं 5 एकड़ का कब्रस्तान हमने फौरन अलॉट कर दिया, तो उनसे पूछिए कि वो 5 एकड़ भी हमको बता दो ना, ताकि हम देख लेते जाके कहाँ है वो कब्रिस्तान। तो दोस्तों अवैस भाई के इस खुलासे के बाद में ये सवाल आप सबका बनता है कि आप सब अब सवाल पूछे बीजेपी से जुड़े उन लोगों से जो मुस्लिम चेहरे हैं और बनामे मुस्लिम होके आपके पास आके गडकरी साहब के मुसलमानों के ऊपर किए गए उपकारों में से एक उपकार ये भी गिना रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम नागपुर को 5 एकड़ जमीन बतौर कब्रिस्तान अदा की है। तो अवैस भाई के खुलासे से तो ये पता चल रहा है कि वहाँ ज़मीन ही नहीं है 5 एकड़ की, और उनका खुला बोलना है कि कहाँ दी गई है ज़रा वो बताए करके। तो कितनी ज़मीन दी गई? 5 एकड़ नहीं है तो आधा एकड़ है, 5 एकड़ है, क्या था वो थोड़ा सा मैटर आप जी हाँ बताइए थोड़ा। 2.5 एकड़ जगह रिजर्व की गई है बहुत पहले से कब्रिस्तान के लिए और टोटल 5 एकड़ जगह थी जिसमें आधी शमशान भूमि के लिए और आधी जो है आपका कब्रिस्तान के लिए। 5 एकड़ थी, 5 एकड़ में आधा कब्रिस्तान की 2.5 एकड़ ही थी सिर्फ। और ये आज से नहीं है कि गडकरी साहब के जमाने से नहीं, ये पहले से रिजर्वेशन में थी। तो फिर गडकरी साहब इसका क्रेडिट क्यों लेना चाह रहे हैं? मुस्लिम समाज में इस तरह से भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? वो जो उनके गडकरी साहब के साथ जो लोग हैं वो गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी गलत बात है ये बात ये है इसकी उसकी जो कब्रिस्तान की एक कमेटी बनी हुई थी 2013 से, उन लोगों ने उस पर काम किया और उसकी मेहनत से जो कुछ प्रोसेस हुआ उसकी वजह से आगे बढ़ा है। इनका प्यारे खान साहब जो भी हैं उनका इसमें कुछ भी रोल नहीं है और उनको ये भी नहीं मालूम कितनी एकड़ जगह है। उन्होंने खड़ा हुआ भाषण दिया कि हम गए कब्रिस्तान की वो थे और उन्होंने 5 एकड़ जगह दे दिए। तो आप उनसे ये पूछिए कि वो 5 एकड़ जगह बता दीजिए आप कहाँ पर है जो गडकरी साहब ने अलॉट किए, जो पहले से रिजर्वेशन में थी वो नहीं, वो तो 2.5 एकड़ है रिजर्वेशन में। अच्छा, जो रिजर्वेशन में नहीं, वो जो आपके पास पहले से 2.5 एकड़ रिजर्वेशन में है मौजूद है, तो उसका कोई सैंक्शन लेटर वगैरह आप लोग को मिल प्रोसेस में है वो, और वो उसकी जो कमेटी बनी है उस कमेटी में कुछ लोग हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द हो जाएगा और ये काफ़ी दिन से प्रोसेस चल रहा है। अच्छा जी हाँ, 2013 के बाद से। जी नागपुर शहर के तमाम मुसलमानों से ये जो पैगाम है अवैस भाई का आप तक पहुंचा रहे हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पैगाम को हर एक तक पहुंचाए ताकि ये झूठ के आधार पे की जाए रही राजनीति को जो है वो रोका जा सके। देखिए राजनीति के अंदर में झूठ बोले जाते हैं, लेकिन कम से कम हमें इतनी उम्मीद है कि शमशान कब्रिस्तान जैसी बातों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले हैं इंसान के जीवन के अंत के मामले हैं और इंसान के जीवन के अंत के मामले जैसा मैंने ही पूछ लिया भाई अवैस कादरी भाई से कि क्या इतनी गरीबी आ गई पश्चिम नागपुर वालों को कि आपके पास 2-5 करोड़ रुपए नहीं है कि आप जगह नहीं खरीद सकते, जो एहसान लेके अपने मुर्दे दफना रहे हो। तो ये बात गुस्सा दिलाने वाली भी होती है और आम आदमी का स्वाभाविक है ये, क्योंकि जिनके लोग घरों के तदफीन किए जाएंगे या जिनके लोग जलाए जाएंगे वहाँ पे शमशान में लिया के, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है। तो हम कम से कम उम्मीद करेंगे कि गडकरी साहब इस दर्जे तक ना जाए, अपने कार्यकर्ताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं पे के ज़ुबान पे लगाम लगाए और इस बात की आप थोड़ा सा
हमारी तरफ से एक मोहब्बत भरा पैगाम है गडकरी साहब को कि इस तरह की राजनीति ना करें, आपकी शख्सियत को शोभा भी नहीं देती। और जैसा ये खुलासे हो रहे हैं कि आपने कोई ज़मीन नहीं दी, तो दोस्तों हम इस साक्षात्कार को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपसे हमारी कुछ अपीलें हैं कि 19 अप्रैल के बाद में चुनाव की सरगर्मियां ख़त्म हो जाएंगी। चुनाव के दौरान में थोड़ा गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे से वाद होते हैं, विवाद होते हैं। हम हर वीडियो में अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने आपसी ताल्लुकात बिल्कुल भी ख़राब ना करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहे, जुड़ के रहे, साथ रहे, एक दूसरे को का अंदर भाईचारा कायम रखें, प्यार और मोहब्बत को हमेशा एक दूसरे में निभाते हुए चले। दूसरी बात यह है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन याद से दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हर वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आखिरी में चलते चलते एक अपील हमारी ये जो कि हम आप लोग से कहते हैं कि जो आप स्क्रीन पे बारकोड देख रहे हैं इस वक्त में, तो आपके लिए ये बारकोड रखा गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस लगातार जो आ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियोस की वॉच वैल्यू आप अदा करने की कोशिश करें, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जैसा कि फ़ंड की ज़रूरत होती है, वैसे ही इनकलाब समाचार को भी हमें ज़िंदा रखने के लिए और इनकलाब की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, फ़ंड की रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा आप हमारे बारकोड को स्कैन करके जो आपकी जेब इजाज़त दे, हमारा कोई डिमांड नहीं है आपसे, जो आपकी जेब इजाज़त दे मोहब्बत से, वो इजाज़त से आप बारकोड को स्कैन करके इस वीडियो की और अलग अलग सभी वीडियो की वॉच वैल्यू अदा करने की कोशिश करें।